भाई भतीजावाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हावी है। आपको पता होगा मनोज मेघवाल, केसर देवी, भागीरथ मेघवाल, क्या दूसरी जाति ऐसी में है ही नहीं क्या? या मेघवालों में और कोई नहीं है क्या? हजारों जो मजदूर बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेंगे। हम शिक्षा नगरी बनाने का काम करेंगे। जब हिमालय का पानी आ गया तो घरों में पानी क्यों ना, लेकिन देख लीजिए 10-10 दिन तक पानी आ रहा है। जिले की बात है, जिला बनाने वाले विधायक में दम चाहिए। जो उनके आसपास 5-7 लोग बैठते हैं, उन्होंने उसको कह दिया कि अगर तू जिला बना देगा तो तेरी ऐसी सीट हट जाएगी। बाद में जब राजनीति की बू आने लगी तो हम साइड में हो गए, वो सब एमएलए बनने की कतार में हो गए। अगर आरएलपी सीट जीती है तो 1 साल के अंदर अंदर सुजानगढ़ रात को जिला बनाएंगे हनुमान जी बेनीवाल। देखिए, राजस्थान में सरकार आरएलपी की फुल प्लेस नहीं बनेगी तो आरएलपी के बिना भी नहीं बनेगी। बड़ी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल की रहेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। 45 लाख रुपये चंदे के रूप में लिया। ये मेरे पास पूर्व पर विधायक जी के दम है तो मेरे सामने बैठ करके बात करें। अब बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी बात मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने में दिक्कत नहीं होती, तब तो उनको जाट बढ़िया लगते हैं कि जाटों को लाओ, जाटे वगैरह हम एमएलए नहीं बन सकते। तो जो इन्होंने जो जनता के लूट के पैसे खाए हम सारी जांचें कराएंगे। नगर सुजानगढ़ विधानसभा में देख लिया, डिजायर बेचने का काम कर रहे हैं विधायक। 100% राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी और बढ़िया मार्जिन से जीतेगी और कांग्रेस यहाँ 30 नंबर पर जाएगी। और सुजानगढ़ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कांग्रेस की सिटी में तो जमानत जब्त होने वाली है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज रहे हैं। हर पार्टियां अपनी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और जो नेता है वो जनसंपर्कों में जुटे हुए हैं। एक ऐसे ही माहौल के बीच में एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है, उभर कर सामने आ रहा है, एक जाना माना चेहरा बाबूलाल कुलदीप। आज मैं उनसे खास मुलाकात करने के लिए पहुंचा हूं और जो आरएलपी से अपनी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। आप बाबूलाल जी से पहले से परिचित हैं। बाबूलाल जी और बाबूलाल जी की धर्मपत्नी दोनों फ़िलहाल आप नगर परिषद सुजानगढ़ से आप दोनों पार्षद हैं और लंबे समय का एक राजनीतिक अनुभव भी रहा है। तो थोड़ा सा आप पहले राजनीतिक बैकग्राउंड बताएं, कब आपने राजनीति में कदम रखा और किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल जो KDS है और आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में चुनाव 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं और आप उन कार्यकर्ताओं को या जो नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक है या जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता बनकर सेवा करते हैं उनका आप स्टेटमेंट ले रहे हो, इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा राजनीतिक अनुभव की बात है, देखो मैं 1993 में सक्रिय राजनीतिक में नहीं था, लेकिन राजनीतिक में मेरा इंटरेस्ट ज़रूर था। 1998 में मैं कांग्रेस से जुड़ा। 1995 में हमारे जो पूर्व विधायक रामेश्वर जी भाटिया, वो हमारे क्लास टीचर थे, तो उनके साथ हम स्टूडेंट होने की वजह से उनके साथ थे। 1998 में भंवरलाल जी के साथ जुड़ा और रामदेव जी ढाका के साथ भी लंबे समय तक मैं उनके साथ रहा। पुराने अनुभवी पूर्व जिला प्रमुख भी रहे। वो उनका देहांत हो गया, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित भी करना चाहूँगा क्योंकि मेरे वो गुरु थे और मास्टर जी भी चले गए। तो मेरा 1998 से सक्रिय राजनीतिक में मैं अहम भूमिका निभा रहा हूँ। 2010 में मैं पहली बार पार्षद बना और कंटिन्यू में पार्षद बनता रहा हूँ, सभापति भी रहा, उपसभापति भी रहा। और अभी जो वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी पुष्पा कुलदीप जो वार्ड नंबर 37 से पार्षद है और मैं वार्ड नंबर 36 जो जनरल वार्ड था उसे मुझे जनता ने आशीर्वाद देकर पार्षद बनाया। बिल्कुल, आपको एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव रहा है। एक समय में आपको यहाँ के एक दिग्गज नेता कांग्रेस से मास्टर भंवरलाल मेघवाल का एक तरह से आपको बायां हाथ कहा जाता था। उनके साथ एक लंबा आपने कार्यकाल बिताया। नगर परिषद में भी आपने जो है सभापति उपसभापति का दायित्व भी निभाया। तो फिर ऐसी क्या जो तलखियाँ हुई जो आप कांग्रेस से दूर हुए? देखिए, मैं रामदेव जी ढाका का कार्यकर्ता था। रामदेव जी ढाका पुराने अनुभवी व्यक्ति थे। उनका मानना था कि गरीब को गणेश मानकर सेवा करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और मास्टर भंवरलाल जी से जुड़ने के बाद उसमें मास्टर जी में एक खासियत थी कि वो प्रशासनिक तंत्र के पकड़ वाले व्यक्ति थे। उनका कहना था कि ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता बनकर अगर आपको काम करना है तो प्रशासन पर पकड़ रखनी पड़ेगी, ईमानदारी से जनता की सेवा करनी पड़ेगी। तो मास्टर जी का इस वजह से मैं कायल था कि वो जो कहते थे वो मुंह पर कहते थे और जो कहते थे वो करते थे।
हम उनके कायल होकर हमने जनता की सेवा की, ईमानदारी से की। सभापति रहा, उपसभापति रहा, आपको पता है कि पूरी नगर परिषद हमने चलाई और हमने करीब 700 करोड़ रुपए अपने हाथों से जनता के बीच में, जनता के पैसे थे, सरकार के माध्यम से वो पैसे लगाए, लेकिन हमने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ईमानदारी निष्ठा से जनता का पैसा जनता के बीच में लगाया, पार्षदों का मान सम्मान किया। हर जनता, 36 कौम की जनता जो भी आती थी उनका काम हम करते थे। नाली से लेकर चाहे बड़े से बड़े, चाहे बिल्डिंग की बात हो, शौचालय की बात हो, पार्क की बात हो, अमृत योजना के अंतर्गत जो नाथलाव पर पार्क बनाया गया, हाई मास्ट लाइटों की बात हो, ये दूधिया जो लाइटें लगी है उनकी बात हो, व्यक्तिगत बात हो, तो हमने एक से बढ़कर एक काम किए और 36 कौम की जनता का दिल जीतने का काम किया। बिल्कुल। तो फिर मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर कांग्रेस पार्टी के आप दिग्गज नेता माने जाते थे, तो कांग्रेस पार्टी से अलग क्यों हो गए? देखिए, मैं दिग्गज नेता नहीं, मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ। कंटिन्यू में पार्षद बन रहा हूँ और मैं जनता की सेवा करने में विश्वास करता हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस ने मुझे दिया तो कांग्रेस को मैंने भी दिया। कांग्रेस, आपको पता होगा कि 8-10 वार्डों में जो हमारे साइड के वार्ड वहाँ कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा 2010 में, वहाँ कांग्रेस के 4 बार पार्षद हार गए थे और करीब 500-400 वोटों के मार्जिन से हारते थे। जब मैं सक्रिय राजनीतिक में आया तो मैं कंटिन्यू बढ़िया वोटों से जीता और 8-10 वार्डों में कांग्रेस के, खटीक बस्ती में कंटिन्यू कांग्रेस का पार्षद आ रहा है, वाल्मीकि बस्ती में एक कांग्रेस का आता था, एक बीजेपी, कंटिन्यू कांग्रेस के पार्षद आ रहे हैं। आसपास के वार्डों में नया बाजार जो जनरल वार्ड है, जो बीजेपी का कट्टर वार्ड है, उसमें कांग्रेस जीत गई और मंत्री जी को बढ़िया वोट मिलते थे। तो हमने कहीं ना कहीं मंत्री जी का दुरुपयोग नहीं किया, हमने मंत्री जी के अनुभवों का लाभ लेकर जनता को लाभ दिया और जनता ने हमें रिटर्न जो आशीर्वाद के रूप में दिया वो सेवा के रूप में दिया। इस बात से हम खुश। और कांग्रेस की जहाँ तक छोड़ने की बात है तो मास्टर जी जाने के बाद में आपको पता है कांग्रेस का बंटाधार इन लोगों ने कर दिया। जब राजनीतिक अनुभवहीनता के व्यक्ति के पदों पर आते हैं तो उस पार्टी का और उन कार्यकर्ताओं का जो दमन होता है, तो जो मनोज मेघवाल है वो जानता कुछ है नहीं, आज भी कुछ नहीं जानता, उसका रिमोट किसी दूसरों के हाथ में, वो तो रिमोट कंट्रोल है। तो मैंने देख लिया कि मास्टर भंवरलाल जी, रामदेव जी ढाका जो अनुभवी व्यक्ति थे, हम उनके साथ काम किए हुए व्यक्ति हैं, इनके साथ हम काम कर नहीं सकते। क्यों? ये तो दलालों की मंडी बन गई, चारों तरफ इनको पैसे चाहिए। नगर परिषद की हालत देख लीजिए, भ्रष्टाचार का अड्डा, दोनों पंचायत समिति भ्रष्टाचार का अड्डा, विधायक है और कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इन सब बातों को देखकर मैं जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, नहीं कि मैं कोई निजी स्वार्थ सिद्ध करने वाला। तो मैंने इसलिए कांग्रेस छोड़ी कि इसके साथ रहेंगे तो अपन जनता का भला नहीं कर सकते। जनता का भला तभी कर सकते हैं कि अपन खुद अपना इंडिपेंडेंट कोई निर्णय ले। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा। आरएलपी का दामन थामने के पीछे की वजह बताएंगे क्यों? आपके पास विकल्प और भी थे, अगर कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी भी थी या अन्य और विकल्प भी थे, तो आरएलपी की तरफ आकर्षित होने का कोई विशेष कारण? देखिए, विकल्प की जहाँ तक बात है तो अभी आप देख रहे हो पैनल में नाम भाई भतीजावाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आई है। आपको पता होगा मनोज मेघवाल, केसर देवी, भागीरथ मेघवाल, क्या दूसरी जाति ऐसी में है ही नहीं क्या? या मेघवालों में और कोई नहीं है क्या? आईएएस भी है, आरएस भी है, रिटायरमेंट प्रिंसिपल भी, उनका क्यों करना? ये भाई भतीजे ये घर में ही सारी रेवड़ियाँ रखना चाहते हैं। तो बात जहाँ तक भटकने का है तो मैं तो इनको जानता हूँ, ये परिवारवाद जो राहुल गांधी, जो गांधी परिवार है ना, उससे भी खतरनाक ये साबित हो रहे हैं। ये गांधी परिवार की बात करते हैं, तुम नीचे स्तर पर खुद परिवारवाद चला रहे हो, देवो ना दूसरे का नाम। खटीक नहीं है क्या? वाल्मीकि नहीं है क्या? रेगर नहीं है क्या? सांची नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट में 12-13 जाति है, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए उनको पता था कि बाबूलाल रहेगा तो हमारे कहीं न कहीं सर दर्द बन सकता है। तो मैं इनको भाप गया और मुझे काम करने वाला व्यक्ति मास्टर जी की तरह दमंग व्यक्ति चाहिए था। वो मुझे हनुमान जी बेनीवाल के रूप में मिल गए। हनुमान जी बेनीवाल दमंग व्यक्ति है, 36 कौम की बात करते हैं, नीचे से व्यक्ति की बात सुनते हैं और प्रशासनिक तंत्र पर काम कराने की उनकी जो पकड़ है उससे कायल होकर मुझे तो जनता की सेवा करनी, इसलिए मैंने हनुमान जी बेनीवाल को चुना ताकि रात को 4 बजे भी फ़ोन करें तो हमारा काम होता है। और पहले तो हम विधानसभा क्षेत्र से तक ही सीमित थे। आज तो मैं अपने आप को ये खुश किस्मत समझता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में कोई भी काम कराने में समर्थ इसलिए हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल जैसे सक्षम नेता मेरे पीछे है। बिल्कुल। आपने वजह बताई आरएलपी की तरफ आकर्षित होने की, ये भी अपन राजनीतिक आपकी जो बैकग्राउंड पर बात कर रहे थे। अब मैं विषय पर आना चाहूँगा एकदम कि आप सुजानगढ़ के लिए क्या ऐसा लक्ष्य रखते हैं दिमाग में, क्या ऐसा उद्देश्य रखते हैं कि यदि जनता आपको आशीर्वाद दे
तो वो काम आप करना चाहेंगे सुजानगढ़ के लिए, या सुजानगढ़ की कौन सी ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको तकलीफ देती है कि यार ये काम होना चाहिए था? देखिए, सुजानगढ़ के अगर विधानसभा क्षेत्रवार हम देखें तो तकलीफ ही तकलीफ है। इन लोगों ने तकलीफ बढ़ाने का ही काम किया, चाहे कोई भी एमएलए मंत्री रहा हो। खुद जनता के बस जो राजी रखने का काम किया। धरातल मैं बात करना चाहूँगा कि कॉलेज सुजला कॉलेज है। सुजला कॉलेज हमारे जो फूलचंद जी जैन हुआ करते थे उन्होंने खोली थी और सबको पता है। तो उसके बाद में सुजानगढ़ आज 1.5 लाख आबादी का गांव है। बीकानेर है, कुचामन जो एक पंचायत स्तर का था वो आज शिक्षा बन गया है, शिक्षा नगरी बन गया है। तो सुजानगढ़ क्यों नहीं बना? ये कहीं न कहीं नेताओं की कमी की वजह से नहीं बना। आज अपन बात करें 1985 में औद्योगिक क्षेत्र जो सुजानगढ़ का औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया वो डेवलपमेंट था, वो 1985 के बाद में औद्योगिक क्षेत्र बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज जीरो पे है। आपको पता होगा 7 सीमेंट फैक्ट्रियाँ थी यहाँ, हर तरह की यहाँ हर तरह का पशुआहार बनते थे, हर तरह की लोहे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी और पत्थर काटने की फैक्ट्रियाँ थी। वो सारी बंद क्यों हो गई? नेताओं की ढुलमुल रवैये की वजह से, नेताओं की निष्क्रियता की वजह से। आज सुजानगढ़ में एक बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र के विकसित की आवश्यकता है। अगर आज जनता आशीर्वाद देती है, आरएलपी को जिताती है, तो सबसे पहले हजारों जो मजदूर बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेंगे। दूसरी बात, यहाँ ITI कॉलेज जो है, IIT कॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होगा कि यहाँ STC कॉलेज सरकारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। BSTC कॉलेज सरकारी होनी चाहिए थी, नहीं है। आज छात्र छात्राओं को बार बार भटकना पड़ रहा है। ये कमी यहाँ के नेताओं की रही। अगर हमें RLP पार्टी की तरफ से जनता मौका देती है तो हम शिक्षा नगरी बनाने का काम करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे। और आप देखिए, पानी की बात करें, टंकी, आज टंकी सागरमल जी खेतान है, ये भी फूलचंद जी की देन है। तो पानी बनाई, पहली टंकी सुजानगढ़ में फूलचंद जी की देन है। इसके बाद में बड़ा काम कौन सा हुआ? हिमालय का पानी तो पूरे राजस्थान में ही आ रहा है, यहाँ भी आया, लेकिन देख लीजिए 10-10 दिन तक पानी आ रहा है। विधायक की निष्क्रियता की वजह से आज जब हिमालय का पानी आ गया तो घरों में पानी क्यों ना? ये भी एक निष्क्रियता, उसका भी हम समाधान करेंगे। जहाँ तक श्रम विभाग की बात है, सुजानगढ़ जिले का सबसे ज़्यादा श्रम विभाग में राजस्व देने वाला गांव है, लेकिन श्रम विभाग की तरफ से अनदेखी है। यहाँ जिला लेवल का ऑफिस होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलने चाहिए, उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम तो ये कहेंगे, हमारे को मौका मिलता है तो शिक्षा की ओर बढ़ावा देंगे, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। अन्य कोई जो जनता के हितों की बात है वो सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजना लाकर, आज पता होगा आपको पता होना चाहिए कि शिक्कर है, कुचामन है, दरुंदा स्कीम है, जो अपने JDA की स्कीम है, सब जगह फ्लैट बन रहे हैं, लेकिन सुजानगढ़ में फ्लैट क्यों नहीं बन रहे? सरकार की स्कीम जनप्रतिनिधि का काम है लाना, विधायक की निष्क्रियता के बाद वजह से यहाँ नहीं हो रहा है। तो हम वो भी काम करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो ऐसा ही है जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है, जो कम किस्त भर के मकान में अपना जीवन बसर कर सकते हैं, उन लोगों के लिए दरुंदा या अन्य योजनाओं के तहत JDA के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट की व्यवस्था लाएंगे। ये हम ये पुरजोर इसलिए कह सकते हैं, अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हम ये सब बातें 1 साल के अंदर अंदर आप जनता को दिखा देंगे कि ये सारा काम हो रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए रहा, सुजानगढ़ ज़िले को लेकर के आंदोलन भी चले और बाकी बहुत पुराने समय से इसकी मांग भी रही है और अलग अलग जो संस्थान के माध्यम से मांगें उठाती रही है। और अभी जो पीछे राजस्थान में जो 19 ज़िले घोषित हुए और सुजानगढ़ जब घोषित नहीं हुआ तो उसको लेकर भी विरोध, यहाँ पर लंबा विरोध चला। आप से सारी बातें छुपी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में आप कहाँ देखते हैं कि सुजानगढ़ जो ज़िला है वो क्यों नहीं बन पाया, और यदि आप सत्ता में आते हैं तो आपका क्या रवैया होगा इस बात को लेकर? देखिए, जिला नहीं बनना सबसे जो ये क्रेडिट जाता है विधायक को जाता है। उनकी अनुभवहीनता मान लो, उनकी निष्क्रियता मान लो, या उनके और कोई कारण। सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ, जो उनके आसपास 5-7 लोग बैठते हैं, उन्होंने उसको कह दिया कि अगर तू जिला बना देगा तो तेरी ऐसी सीट हट जाएगी, अगर ऐसी सीट हट गई तो तेरे को कोई, इससे क्या संबंध है? उसको बता दिया कि तू मेंबर ही नहीं बन पाएगा। तो उसने ये मान लिया कि सीट तो मेरी फिक्स ही है। तो उसने इस वजह से सुजानगढ़ की जनता को अंधेरे में धकेलने का काम किया, जनता से वंचित रखा। और जो संगठन है, कई संगठन है जो है वो राजनीतिकता के शिकार हो गए। हम भी शुरू में उस आंदोलन में थे, बोबासर प्याउता का आंदोलन में थे। बाद में जब राजनीति की बू आने लगी तो हम साइड में हो गए, वो सब MLA बनने की कतार में हो गए। तो जब जिला बनाना है तो निष्पक्षता के 36 कौम के साथ आओ, 36 कौम की बात करो। जिले की बात है, जिला बनाने वाला चाहिए, जिला बनाने वाले विधायक में दम चाहिए, जनप्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए। 1998 के अंदर जो अपने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
आपको पता 2 जिले बने थे, रातों रात घोषणा हुई थी। ये राजसमंद 1995 में 1 जिला बना था, तो वहाँ के विधायक में दम था, वहाँ के जो नेता थे पार्टी के उनमें दम था। और हम आश्वस्त कर सकते हैं जनता को, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यहाँ से जनता अगर विधायक बनाकर भेजती है तो हनुमान जी बेनीवाल रात को जिला बनने देगी। मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि सुजानगढ़ अगर आरएलपी सीट जीतती है तो 1 साल के अंदर अंदर सुजानगढ़ रात को जिला बनाएंगे हनुमान जी बेनीवाल। ये मैं पुरजोर एकदम ठोस शब्दों से कह आप सकता हूँ। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में आपको संभावना है कि आरएलपी की सरकार बनेगी? क्योंकि जो जिला घोषित करने के लिए तो राजस्थान में सरकार होना आवश्यक हो जाएगा। आप विधायक मान लो सुजानगढ़ से जीत भी गए। देखिए, राजस्थान में सरकार आरएलपी की फुल प्लेस नहीं बनेगी तो आरएलपी के बिना भी नहीं बनेगी। न कांग्रेस की बनने वाली है न भारतीय जनता पार्टी की। अहम रोल इस सरकार का मतलब आपके कहने का मतलब बड़ी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल की रहेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अभी 50 सीटें राजस्थान में जो सर्वे चल रहा है, 44 से 50 सीटें अभी वर्तमान में बता रहे हैं, ये सीटें बढ़ने वाली है। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से 2.5-3 साल में तांडव मचाया है, ये जनता देख रही है। और यहाँ तो कांग्रेस की जमान जब्त होने वाली है, ये सर्वे है। आप देख लीजिए, बाबूलाल कुलदीप टिकट मांगता है, पार्टी जिसको देगी बाबूलाल पार्टी के साथ समर्पित भावना से साथ रहेगा। लेकिन जो भी सर्वे आया है मेरे पक्ष में आया, ये जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और इसलिए आशीर्वाद है कि मैंने 22 साल तक जनता की निष्पक्षता से, ईमानदारी, निष्ठा से हर 36 कौम की जनता से छोटे से छोटे, बुजुर्ग से बुजुर्ग के साथ मान सम्मान दिया और उनकी सेवा करने का काम किया। आपने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि आरएलपी की जो है वो बड़ी भूमिका सरकार में रहेगी, चाहे सरकार आरएलपी की बनती है या किसी भी पार्टी की बने, लेकिन आरएलपी के बिना सरकार नहीं होगी, आपके कहने का मतलब है। तो यहाँ पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है नागौर में। नागौर जो कि हनुमान जी बेनीवाल जो आपकी पार्टी की आरएलपी के सुप्रीमो हैं, आरएलपी का जो स्थान है, जो खींवसर से वो आते हैं और आरएलपी से आप वर्तमान में सांसद भी है हनुमान जी, उसी जगह से एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि एक बड़ा जो नेता है, पीढ़ियों से नागौर की राजनीति में उनका एक बड़ा नाम रहा है, नाथूराम मिर्धा के परिवार से ही उनकी पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल होगी, जो कांग्रेस से उन्होंने भी लंबा कार्यकाल उनका रहा है। उस चीज़ को आप कहाँ देखते हैं कि उससे क्या बड़ा नुकसान नागौर ज़िले में या राजस्थान में? क्योंकि वो हर जगह अब वो पार्टी उसमें जो वो परिवर्तन यात्रा जो चल रही है उसमें ज्योति मिर्धा हर जगह जा रही हैं। देखिए, नाथूराम जी मिर्धा का राजस्थान ने नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में एक सफल नेता के रूप में उनका नाम था और वो 50 साल तक उन्होंने सेवा की और जनता ने उनको मान सम्मान भी दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर व्यक्ति, यही मनोज की स्थिति यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहता है, दूसरों को देखना नहीं चाहता। तो वही ज्योति मिर्धा की अब 2 बार वो कंटिन्यू हार गई और उनको पता था कि कांग्रेस में रहेगी तो दोबारा हारेगी। तो उन्होंने हनुमान जी बेनीवाल के डर से उन्होंने उसको पता लग गया कि हनुमान जी बेनीवाल कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर लिए, तो उनको देखते उन्होंने आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली हनुमान जी को रोकने के लिए। तो हनुमान जी रुकने वाले हैं नहीं, हनुमान जी को कौन रोकेगा? जनता उनके साथ है। युवा देखिए, आज राजस्थान का युवा पूरा 36 कौम हनुमान जी बेनीवाल के साथ आरएलपी पार्टी बड़ा जाट नाम है, तो उससे आपको नहीं लगता कि वोट में जो है वो प्रभाव डालेगी? किसका बड़ा? आज जाटों में बड़ा नेता हनुमान जी बेनीवाल का नाम है। और मैंने तो किसी, अब सारे ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र में जाट नेता होते हैं, लेकिन आज जो 36 कौम में जो दिल पर उतरने वाले नेता है वो हनुमान जी बेनीवाल है। ज्योति जी मिर्धा, अब उनका निर्णय वो किस, देखो राज में रहे हुए जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाले रहे वो राज बिना नहीं रह सकते, तो इधर उधर वो चाहते हैं अभी कहीं से भी बंद करके राज में आ जाए। तो बनाना नहीं बनाना वो तो जनता के हाथ में, न तो हनुमान जी के हाथ में न उनके हाथ में। हनुमान जी बेनीवाल के डर से उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए, जबकि हनुमान जी बेनीवाल ने पहले कह दिया था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही है कि पूरी 200 विधानसभाओं से ही आरएलपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। क्यों? हाँ, तो हमारे सुप्रीमो साहब बार बार हर मीटिंग में बोलते हैं 200 विधानसभा में। उनका कहना है कि पिछली बार मैंने कईयों को आशीर्वाद दे दिया, कईयों को बख्श दिया, कईयों को उन्होंने पिछली बार बख्श दिया, जाओ आओ वहाँ नहीं लड़ाएंगे, कई आगे हमारे को अब छोड़ो, यहाँ मत लड़ाओ वहाँ। तो अब की बार 200 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दोनों पार्टियों से ऊपर उभर कर सामने आएगी। ये जनता का ओपिनियन और जनता का आशीर्वाद है। आरएलपी से और भी कैंडिडेट हैं, आपको नहीं लगता वो भी ताल ठोकेंगे या टिकट की मांग करेंगे? पहले भी जैसे नायक साहब ने टिकट पर वो चुनाव लड़े थे आरएलपी की, तो इस बार भी वो कोशिश करेंगे कहीं? मतलब आपको लग रहा है कि कंपटीशन रहेगा आप टिकट लेने में भी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, हमारे विधानसभा के नहीं पूरे राजस्थान के सह संयोजक हमारे सीनियर लीडर है सीताराम जी, हमारे पिता तुल्य।
और वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। टिकट मांगने का सबको अधिकार है। अभी भारतीय जनता पार्टी में 13 मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी में सब कोई भी प्रोग्राम होता है सब एक। कांग्रेस तो सबको पता है जमान जब्त होने वाली है, तो डूबती नैया में कोई बैठने वाला नहीं है। इन तीनों को परिवार में रखना, इनको दे देंगे टिकट। जनता का मन बनाया हुआ है कि इनके साथ क्या होना है। जो आदमी बोल नहीं सकता, जो काम नहीं कर सकता, जो जनता की भावनाओं खुली लूट। अभी आपको पता होगा कि कांग्रेस की बात आ गई, विधायक जी ने खुद 3 ठेकेदारों को रोक करके 11 करोड़ कितने के जो टेंडर हुए उनको हाथाजोड़ी करके जैसे कोई रूस न मनाने का काम किया, और वो तीनों कॉपियाँ उठा करके उनसे 45 लाख रुपए चंदे के रूप में लिया। ये मेरे पास पूर्व पर विधायक जी के दम है, तो मेरे सामने बैठ करके बात करें। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी बात मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। 44 लाख रुपए 4% के हिसाब से 3 ठेकेदारों के नाम बता सकता हूँ। उनकी कॉपियाँ उठा करके उनको 3 दिन तक मनाया गया कि मेरी बात का सवाल है, और नगर परिषद के उसके बाद में टेंडर किए गए। ये सारे प्रशासनिक तंत्र भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैंने जब निवेदन किया कि आप कॉपियाँ खोलो, तो इन्होंने कॉपियां नहीं खोली, और सेटिंग होने के बाद शाम को कॉपियां खोल दी। उनका भी जवाब हम आने वाले भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक पे सीधा। हाँ, सीधा मैं ठेकेदारों के नाम बता सकता हूँ, किस ठेकेदार ने कितने रुपए दिए वो भी बता सकता हूँ। नगर परिषद में आप उस बात को वहाँ नहीं उठाए। सारा भ्रष्टाचार लिप्त है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन है सुनने वाला? एसडीएम के पास जाए तो राजकीय हामिया मिलाने वाला, सभापति के पास जाए तो राजकीय हामिया मिलाने वाला, और किसी के पास कर्मचारी के पास हामिया, कुछ सारे मुझे चीकनी करने में लगे हुए हैं। ये सोच रहे हैं 1-1.5 महीने में जितना सोच सके वो सोच जनता को लूट के और सुजानगढ़ के चलो। ये सब विधायक की निष्क्रियता की वजह से सुजानगढ़ की जनता को विधायक खुद लुटाने का काम कर रहा है। एक चीज़ और पूछूंगा मैं, आपकी जो पार्टी है आरएलपी पार्टी, और उसमें एक कहीं ना कहीं एक बात आती है, सुनने में आती है कि एक जाति विशेष को लेकर के ज़्यादा उसमें केंद्रित रहते हैं। एक जाति विशेष की पार्टी है, कुछ लोग इस तरह से भी कहने में आता है। आप मानते हैं कि क्या उस चीज़ का एक जो है वो प्रभाव या नुकसान पार्टी को होता है? देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो चुट भैया है उनकी पूरे राजस्थान में ये भ्रमित करने का काम है। जाट पार्टी है, जाट पार्टी का जाटों की पार्टी होती तो फिर छत्तीस कौम कैसे जुड़ रही है? आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग को बनाया गया था, वो शेड्यूल कास्ट के हैं, और इंदिरा बावरी पुखराज के दोनों विधायक। अगर राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने टिकट देकर दोनों विधायक एसी के बनाए, कहाँ रह गई जाट पार्टी? 36 कौम की पार्टी है और 36 कौम आशीर्वाद देगी। ये लोग भ्रमित करने का काम करें। और जहाँ तक आज मैं रेगर जाति से हूँ, तो अगर रेगरों के 2 पार्षद या 3 पार्षद जीत के जाते हैं तो नगर परिषद में वो मांग करेंगे भाई सभापति उपसभापति हमारे बनाओ, हम 3 पार्षद जिता के लाए। माइनॉरिटी के 20 पार्षद जीत के जाते हैं तो उनका अधिकार है कि हमारे को सभापति बनाओ, वो वोट देते हैं। और जो पार्टी को जनता वोट देगी तो जाट जाति सबसे ज़्यादा वोट देती है, कांग्रेस को देती है, ये भारतीय जनता पार्टी को देती है, ये आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दे रही है। तो जो जाति वोट देगी वो काम नहीं चाहेगी, जो आगे बढ़ना नहीं चाहेगी। तो जब इनको वोट लेने में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने में दिक्कत नहीं होती, तब तो उनको जाट बढ़िया लगते हैं कि जाटों को लाओ, जाटे बगैर हम एमएलए नहीं बन सकते। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज तक का स्वतंत्र से लेकर आज तक जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट मीटिंग बैठ करके जाट एक मत होकर जिस पार्टी के साथ हुए हैं वहाँ का विधायक जीता है, और जाटों ने जब दरकिनार किया वहाँ विधायक आ रहा है। तो ये सब जाति में होता है। कौन सी जाति? ये जाटों की पार्टी ये भ्रमित करने का काम है। 36 कौम अपना व्यक्ति चाहती है, 2 पार्षद 5 पार्षद जीत के जाते हैं। विधायक सब चाहते हैं कि हमारे वोट 15,000 वोट हमारा विधायक बनना चाहिए, 10,000 वोट है हमारा विधायक बनना चाहिए, 50,000 वोट है हमारा विधायक बनना चाहिए। तो जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो विधायक भी मांग करेंगे, काम भी कराएंगे, और अपना काम कराने के लिए अपनी ये रखेंगे भूमिका भी हम आपको वोट देते हैं, हमारा काम करो। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास शेड्यूल कास्ट आज देखिए सुजानगढ़ विधानसभा की देख लीजिए, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ रही है। क्यों जुड़ रही है? कि इन लोगों ने सिर्फ शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी को कांग्रेस ने यूज करने का काम किया। काम ले और फेंको, काम कुछ नहीं किया। काम पड़ता है तब पैसे लगते हैं, इन लोगों को घूमना पड़ता है, हाथाजोड़ी करनी पड़ती है, और नेता तक फ़ोन तक नहीं उठाते। इसलिए माइनॉरिटी भी समझ चुकी है, शेड्यूल कास्ट भी समझ चुकी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अब की बार लाएंगे, ताकि 36 कौम ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, गरीब अंतिम व्यक्ति का काम होगा। बिल्कुल। अंत में किस तरह से अपने आप को आश्वस्त पाते हैं और किन मुद्दों पर आपका चुनाव रहेगा, और कितना आश्वस्त आप पाते हैं कि जो त्रिकोणीय जो संघर्ष आपके हिसाब से रहेगा
त्रिकोणीय संघर्ष मानते हैं, जो चुनाव में त्रिकोणीय रहेगा या आमना सामना रहेगा किसी दो पार्टी का? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एजेंडा है कि जिस 36 कौम के साथ कहीं पर भी अन्याय हो, किसी भी जाति के साथ अन्याय हो, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, नारायण जी बेनीवाल सबसे पहले पहुंचते हैं और उनका मौके पर डिस्पोजल कराते हैं और उस परिवार को न्याय दिलाते हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो मैं इस विधानसभा के पुरजोर आपको ये कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव मचाया, सबसे पहले उनकी जांच करवाएंगे। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ से सफल होती है तो जो इन्होंने जो जनता के लूट के पैसे खाए, हम सारी जांचें कराएंगे। नगर परिषद में जो पट्टों में, सड़कों में, गुणवत्ता में, अन्य ये सारी जांचें करवाएंगे। और जो भी जनता के साथ जो अन्याय हुआ है और जनता के साथ जो जनता बोल रही है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। और जो भी हमने बातें बताई थी, शिक्षा की, विकास की, औद्योगिक क्षेत्र की, पानी की, बिजली की, आधे के खियूसर में बिजली फ्री। तो एक भाई ने पूछा कि आपके तो हनुमान जी बेनीवाल तो फ्री बिजली दिलवाते हैं, प्रशासन से अड़ करके फ्री बिल नहीं भरवाते। अरे तो गहलोत जी तो पूरा राजस्थान ही फ्री लुटाने में लगे हुए हैं, हर आदमी को फ्री दे प्रलोभन देकर राज में आना चाहते हैं। तो हमारा विधायक, हमारे सुप्रीमो साहब अगर गरीब जनता को बिजली फ्री दिला रहे हैं तो हमारा तो एजेंडा यही है। जब गहलोत साहब फ्री दे तो वो तो सही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल गरीब को फ्री बिजली दे तो दिक्कत है। ऐसा चलने वाला है, फ्री बिजली देंगे। टोल में गहलोत साहब की आपने चर्चा की, तो अभी महंगाई राहत कैंप भी लगाए हैं, खूब सारे उन्होंने जो वादे किए हैं, तो उनसे कुछ फर्क पड़ेगा वोटों का? कुछ नहीं। अभी मोबाइल में आपने देख लिया, मोबाइलों में भी ये बड़े स्केल पर भ्रष्टाचार है, उसकी भी जांच कराएंगे। सुजानगढ़ में भी 20% मोबाइल जो महिलाओं को जो आए थे उन लोगों ने बंदर बांट कर ली, उन महिलाओं को नहीं मिले, उनकी भी जांच कराएंगे। और ये आधा किलो तेल और आधा किलो चना की दाल देकर के महंगाई कम करना चाहता है। ये सिर्फ ये गहलोत जी के हाथ में फोटो कैसे लेकर घूमे, मैं पर चली, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप धरातल पर कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार की मुहिम चल रही है। सारे विधायक जो सबसे बड़े करप्शन आपको बताऊं कहाँ चल रहा है, राजस्थान में 2 कांग्रेस के 100 विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी उनको फ्री हैंड कर दिया कि आपको 400 डिज़ायर, आप चुनाव आचार संहिता नहीं लगती है तब तक 400 डिज़ायर के आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। सुजानगढ़ विधानसभा में देख लिया, डिज़ायर बेचने का काम कर रहे हैं विधायक। हर तीसरे महीने अफसर को बदलते हैं, चौथ बद्दी ले लेते हैं, किसी से 2 लाख लेकर के, किसी 5 लाख लेकर के 3 महीना रखते हैं, उसको बदल देते हैं। अभी चुनाव से पहले पूरा प्रशासन और बदला जाएगा, क्योंकि उनको तो 400 मनोज विधायक को 400 डिज़ायर पूरी करनी है, उनसे पैसे लेकर के। ये मैं आरोप लगाना चाहूँगा कि इन्होंने डिज़ायर बेचने का काम किया, जनता हितों में एक भी प्रशासनिक तंत्र का ट्रांसफ़र नहीं किया। यहाँ तक कि मास्टर के ट्रांसफ़र में भी डिज़ायर के नाम से पैसे लिए गए। इससे ज़्यादा और राजस्थान में शर्म की क्या बात होगी। भ्रष्टाचार खुलेआम, पूरे राजस्थान के विधायक भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, डिज़ायर बेचने में लगे हुए हैं। कोई जनता की सुध लेने वाला नहीं है, न विकास की बात करें और न ही ये किसी तरह की कोई धरातल पर बात करें। मुझे तो लगता नहीं कि इनकी 20 सीटें आने वाली है। अपनी जीत को लेकर किस तरह आश्वस्त है? क्या आरएलपी का सीधे टक्कर रहेगा? ये त्रिकोणीय संघर्ष में अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखो, जीत जनता के हाथ में होती है और मैं ये आश्वस्त हूँ कि मैंने जनता के बीच में 25 साल तक सुजानगढ़ की जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा की है और उसी का प्रतिफल है कि कंटिन्यू में 4 बार पार्षद मैं बन गया, मेरी पत्नी बन गई, सभापति रह गया, उपसभापति रह, और सुजानगढ़ विधानसभा शहरों में जाता हूँ तो मैं अपने आप से संतुष्ट महसूस करता हूँ। जिस तरह से गाँव में जिस तरह से मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आज तक की राजनीति करने में अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ, ठगा महसूस नहीं करता हूँ। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुप्रीमो साहब का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। गाँव आप शहर अभी आप खूब दौरे भी कर रहे हैं, हाँ। तो कहाँ कितना आश्वस्त पा रहे हैं? देखिए, यहाँ से 100% राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी और बढ़िया मार्जिन से जीतेगी और कांग्रेस यहाँ 30 नंबर पर जाएगी। और सुजानगढ़ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कांग्रेस की सिटी में तो जमानत जब्त होने वाली है। भगवान ही नहीं बचा सकता इनको, कि जो पैसे खाता है उसका ब्याज से जनता हिसाब लेने वाली है चुनाव में। बिल्कुल, ये थे खास बातचीत हमने की आरएलपी नेता बाबूलाल कुलदीप, जिन्होंने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप मौजूदा विधायक पर लगाए और साथ ही उन्होंने दावा किया कि आरएलपी जो है वो चुनाव जीतने वाली है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने किए गए कार्यों और जिस तरह के मैं दौरे कर रहा हूं उन सब के बीच में मैं अपने आप को आश्वस्त पाता हूं कि इस जो संघर्ष जो चुनाव का जो होगा, जब इसमें आरएलपी की जीत होगी। और साथ ही इनका दावा है कि राजस्थान में जो राजनीति में जो भी राज करेगा वो आरएलपी से जुड़ करके ही आने वाले समय में राज करेगा। आप हैं बाबूलाल जी कुलदीप, मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ। सभी का धन्यवाद।